Hello everyone, welcome to Clear Concept. I am Narendra Kumar. Today we will start Political Science for Class 11. Okay? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस है क्या और इस सब्जेक्ट का हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में और इसका इम्पोर्टेंस के बारे में. चलिए देखिए, पॉलिटिकल साइंस. देखिए, पॉलिटिकल साइंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अगर आप बीएससीबी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीएससीबी के एग्ज़ाम के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा या 2017 का भी क्वेश्चन से देख सकते हैं. तो पिछले कई सालों से बोर्ड हर बार 11th का भी कुछ पोर्शन पूछ रही है, खासकर पॉलिटिकल साइंस में. तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और भी यदि आप अगर किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे आगे फ्यूचर में, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चों का एम होगा यूपीएससी का, ठीक है, तो यूपीएससी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये. यूपीएससी में बहुत बेनिफिट करेगा ये लेक्चर आपको. ओके, तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को और समझते जाइएगा. हमें यहाँ पर कुछ मगअप नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है. बस हम यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे समझने पे, है ना. हम लोग बस हर का एक कीवर्ड पकड़ेंगे, ठीक है. कीवर्ड बस याद करना है आपको, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में मेनली होता क्या है कि हम लोग मैक्सिमम पोर्शन जो है भूल जाते हैं, है ना. तो हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा पढ़ें यहाँ पर. एग्ज़ाम में अगर भूल भी गए, सपोज दैट भूल गया, हमने एग्ज़ाम में गया बहुत चीज़ पढ़ा फिर मैं भूल गया, तो हमें अपनी तैयारी को ऐसी करनी है कि हम फिर से अगर भूल भी गए तो कुछ लिंकअप करके अपने जो भी हमने पढ़ा है वहाँ तक फिर से पहुँच जाएंगे. वो मैं बताऊँगा आपको पूरे क्लास के दौरान कि कैसे हम एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो कैसे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है. कोई पोर्शन अगर भूल जाते हैं तो उसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो एक लिंक के थ्रू पढ़ेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कुछ याद नहीं करना है, ठीक है. बस लेक्चर को आराम से सुनना है, ठीक है, और पढ़ते जाना है. चलिए देखिए, ओके, चल बात करते हैं हम लोग बुक की बात करेंगे. तो बुक एनसीईआरटी, ठीक है. 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी है. फर्स्ट 2 बुक है. पहला बुक जो है आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड बुक जो है वो आपका है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है. दोनों बुक हम लोग कवर करेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी जो है डिस्कस करेंगे, है ना. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th में भी और 11th में पूछे जाएंगे ही. आगे आप फ्यूचर में तैयारी कीजिएगा यूपीएससी का, बीपीएससी का या अदर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का, तो उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसे ध्यान से समझना है बस, ठीक है, और इन्जॉय करते हुए पढ़ना है. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल साइंस है क्या. पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें राजनीति की, राजनीति विज्ञान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है. अपनी जर्नी को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान की ज़रूरत क्यों पड़ी. ओके, देखिए हम क्या करते हैं, राजनीति विज्ञान की ज़रूरत को समझने के लिए थोड़ा समय को पीछे ले जाते हैं. समय को अगर आप पीछे ले जाइएगा देखिएगा, देखिए जब ये स्टार्ट हुई होगी तो इस वक्त पे बहुत कम इंसान होंगे. तो पहले क्या था कि पहले बहुत कम इंसान हैं और बहुत बड़ा एरिया है हमारा, ठीक है. तो पहले लोग दूर दूर रहते थे, तो उनमें आपस में किसी तरह का कन्फ्लिक्शन नहीं होता था, झगड़ा नहीं होता, किसी तरह का विवाद नहीं होता. लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ता गया, ठीक है, लोग अब एक सोसाइटी में धीरे धीरे फिर जब से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाता है. एग्रीकल्चर बाद देखिए कि लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में रहने लगते हैं, ठीक है. और जब लोग एक सोसाइटी में रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब लोग सोसाइटी में रहना स्टार्ट करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, अब लोगों का आइडियोलॉजी तो सेम नहीं होता है, हर लोगों का आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होता है.
आपका विचार कुछ अलग होगा, हमारा विचार कुछ अलग होगा, ठीक है, और औरों का विचार अलग होगा, सबका आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। अब सोचिए कि कोई भी नियम नहीं हो उसमें, सबका आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आइडियोलॉजी डिफरेंट हो और सबका रहन सहन भी अलग होगा, सबका पहनावा भी अलग होगा, मतलब कि एक क्या होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, विभिन्नता बहुत ज़्यादा होगी उसमें। तो जब डाइवर्सिटी होगा तो डाइवर्सिटी के कारण मेनली क्या होता है? कन्फ्लिक्शन जनरेट होगा ना, ठीक है। उस डाइवर्सिटी के कारण विवाद होगा, कन्फ्लिक्शन होगा, ओके। और वो कन्फ्लिक्शन जो है वायलेंट भी हो सकता है। तो सोचिए क्या होगा अगर डाइवर्सिटी के कारण जो कन्फ्लिक्शन हो गया, वायलेंट हो गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्या सोसाइटी रहेगी? क्या होगा? इंसान एक दूसरे को हार्म करने लगेगा, वो उसको मारने लगेगा, वो उसको मारने लगेगा, हर कोई एक दूसरे को हार्म करने लगेंगे, है ना। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना। हमारे कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है, इस देश को चलाने के लिए तो हमें एक ऐसे नियम की आवश्यकता है ना, जिस नियम को सब कोई फॉलो करे। अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई नियम नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं। अगर वो कहे कि हम नियम बनाएंगे तो है कि हम क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब अगला उसके बाद मानेगा कि नहीं मानेगा, ठीक है, वो अलग की बात है, ठीक है। तो हमें कुछ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करना था, ठीक है, कुछ ऐसा एक नियम बनाना था, ठीक है, कुछ ऐसा ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना था जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जिसका नाम था स्टेट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, स्टेट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया, ठीक है। अब देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसका रूप कैसा है, वर्चुअल है ना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंडिया हमारा है, इंडिया कौन है, दिखाई देता है नहीं ना, बस आपको पता है कि एरिया, इतना एरिया हमारा है, यहाँ तक हम इंडिया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिए हैं, तो जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई गवर्न करने वाला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो किसके पास जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ा, तो इस स्टेट को गवर्न करने के लिए क्या आया, गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट बनाया गया। गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्टेट को गवर्न करती है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ओके। अब एक चीज़ और देखिएगा, हमने यहाँ बोला डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दोनों एक अलग अलग, दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी को डिफाइन करता है, डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव फैक्टर है, ठीक है। जैसे सिंपल देखिए, जैसे मान लिया कि एक एरिया में हम लोग रह रहे हैं, मान लिया कि एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया का अगर मान लिया हम देखें कि 2001 में इस एरिया का पॉपुलेशन सपोज दैट था 1 करोड़ था, 2011 में देखें कि इस एरिया का पॉपुलेशन जो है 5 करोड़ हो गया, तो इसे हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज़ किया है ना, तो इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफी में। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या आता है, एक क्वालिटेटिव फैक्टर है। जैसे कि 2001 में मान लीजिए कि अगर हम उसमें हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब क्या आ गई 11 तक में आपकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई हमारी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, एजुकेशन ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, तो ये डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो क्या किया गया, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्या बनाया गया, स्टेट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कौन, गवर्नमेंट, ओके। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस वही है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, जिसमें हम लोग स्टेट एंड गवर्नमेंट का स्टडी करते हैं, क्लियर है, ओके। देखिए बहुत सिंपल था, क्या क्या हमने
पहले क्या था, बहुत सारे पीपुल हैं, इमेजिन कीजिए बहुत सारे पीपुल हैं, सब में क्या है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के कारण क्या हुआ, कन्फ्लिक्शन हुआ, कन्फ्लिक्शन के कारण क्या हुआ, वायलेंस हुआ, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, स्टेट। इस स्टेट को चलाएगा कौन, गवर्नमेंट। तो पॉलिटी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इस स्टेट एंड गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं। हम लोग यहाँ पर ये स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, स्टेट को कैसे चलाएगी, इसको चलाने के लिए कैसे 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 पॉलिसी बनाएगी, है ना, रूल्स क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, हमारा राइट्स क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होगा, सब कुछ इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, है ना। मतलब गवर्नमेंट के पूरे एक्टिविटी को, गवर्नमेंट जो है स्टेट को रन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करता है, ठीक है, और हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या ड्यूटी है, उन सबको हम लोग स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो ये तो खैर डेफिनेशन था, हमारा एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन था जो कि वर्ल्ड वार 2 के पहले तक था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टेट एंड गवर्नमेंट का अध्ययन है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है। अब जरा मॉडर्न देखिए, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो बहुत सारे ट्रेंड चेंज हुए हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन भी चेंज हुआ। जैसे देखिए कि पहले जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाया जाए, ठीक है, अब इसमें ट्रेंड ये चेंज हुआ कि अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर, है ना, पॉलिटिकल बिहेवियर को भी ऐड किया गया। क्योंकि आप देखिएगा, जब स्टार्टिंग जब जितने भी जैसे पॉलिसी वगैरह बनना करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे सबसे पहले क्या थे, आपके राजा महाराजा थे, तो मेनली हमारा जो भी राजा महाराजा का जो भी आपका नीति हुआ करता था वो कैसा होता था, वो आपका बहुत सारा देखिए धार्मिक नीति होता था, धर्म के आधार पर होता था, ठीक है, और वहाँ पर मेनली फिलॉसफी को ज़्यादा मत दिया था, तो बहुत सारे जो दार्शनिक थे, ठीक है, उनकी बातों को ज़्यादा फोकस किया जाता था, है ना। तो वहाँ पर मेनली सिचुएशन को, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन नहीं देखा जाता। तो बाद में ह्यूमन बिहेवियर तक देखा गया कि ह्यूमन, देखिए अब प्रकृति में क्या है, प्रकृति में बदलाव तो हमेशा होते रहता है ना। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का भी प्रोसीजर है ना, कि हमें क्या करना, अब हमारी जो भी नीतियाँ होंगी वो ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगी, सिचुएशन, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। तो पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर, है ना, उसको भी मॉडर्न डेफिनेशन में शामिल किया गया। तो मॉडर्न डेफिनेशन में पॉलिटिकल साइंस का क्या मीनिंग था, पॉलिटिकल साइंस डील्स एक्सटेंसिवली विद द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिकल्स का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, एंड द एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। पहले हम लोग ओनली पॉलिटिकल थ्योरेटिकल स्टडी करते थे, ठीक है, अब यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी आ गया आपका, ठीक है, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा उस पॉलिटिकल थ्योरी का, और उसका पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। ये अब आ गया मॉडर्न डेफिनेशन। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सारा कुछ, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस क्या है ना। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है, ये पॉलिटिक्स जो है, ये ओरिजिन हुआ है पॉलिस शब्द से। पॉलिस जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ, जैसे कि ग्रीस वगैरह में, है ना, ग्रीस में जो छोटे से गांव होते हैं उसको पहले पोलिस बोला जाता था, ठीक है। अब ये एक पहले क्या था कि छोटे से गांव के लिए पोलिस बोला जाता था, ठीक है। अब जैसे से कि उसका एक्सपैंड करता गया, स्पीड होता गया, अब एक छोटे से सिटी से क्या हो गया, नगर से अब एक बड़ा नगर बन गया, ठीक है। तो उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब पॉलिस से क्या बन गया, पॉलिटिकल साइंस। इसके फादर कौन है पॉलिटिकल साइंस के, तो पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं एरिस्टोटल। ओके, आई होप क्लियर होगा आप सभी को। हम लोग आगे मूव करते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस समझ में आ गया कि पॉलिटिकल साइंस क्यों लाए हम लोग, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेनली क्रिएट हुआ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी अब जितना भी सब्जेक्ट दिखिएगा, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, ये प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन करवाती है। तो हिस्ट्री को ही देख सकते हैं आप, हिस्ट्री के कारण, है ना, इतिहास के कारण प्रेजेंट में बहुत सारा मैटर चल रहा है ना। देख सकते हैं आप अयोध्या जो मैटर चला था, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री। ज्योग्राफी के कारण भी बहुत सारा मैटर चलते रहता है। बाउंड्री डिस्प्यूट देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का,
ठीक है, उसके पीछे भी हिस्टोरिकल रीज़न है ना। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, उस पे कारण क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्शन हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा है। चलिए आइए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड which enjoys special legal sanctity. Okay, constitution is a supreme law of land which enjoys special legal sanctity, है ना। अब यहाँ पर बताती है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है और स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है। बस यहाँ पर क्या रखना क्या जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है विच enjoys स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। हम समझते हैं इन दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं कि सुप्रीम ऑफ लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम ऑफ लॉ ऑफ लैंड का क्या मीनिंग है। देखिए हमारे कंट्री में, इंडिया में अगर हम हायरार्की सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो सबसे नीचे होता है हमारा रूल्स एंड नोटिफिकेशन, उसके ऊपर होता है लॉ, उसके ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देख सकते हैं कि इस हायरार्कियल सिस्टम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसलिए से क्या बोला जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, तो क्लियर होगा आप लोग को कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्यों बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे हायरार्कियल सिस्टम में टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है। अब इसका मतलब क्या है आखिर। अब देखिए, अब टॉप मोस्ट पॉइंट से इससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए इसका मतलब ये है ना कि कोई भी लॉ या कोई भी रूल्स एंड नोटिफिकेशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करे, है ना। कोई भी लॉ या कोई भी रूल्स एंड नोटिफिकेशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर है। तो हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा रूल्स या नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा, है ना। आइए हम देखते हैं स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है। देखिए स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब देखा जाए तो क्या होता है, एवरी सिंगल लॉ which are passed by the parliament shall have to confirm the constitution validity, है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा चीज़ है कि यदि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट से पास किया जाएगा उसका एग्रीमेंट होना चाहिए किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट नहीं है तो वो लॉ पास नहीं होगा। ठीक है, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, है ना, और उसे नल और वाइड करार दिया जाएगा। अब ये चेक कौन करेगा कि ये हमारा लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये पावर है जुडिशरी के पास। ठीक है, हमारी जुडिशरी ये चेक करती है कि जो भी लॉ बनाया गया है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वैलिडेशन है कि नहीं। अगर वैलिडेशन नहीं है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करती है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वॉइड करके हटा दिया जाएगा। ओके, इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखिए आईटी एक्ट 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, और इस अमेंडमेंट के तहत इस एक्ट के अंदर सेक्शन 66A ऐड किया गया था।
ओके, सेक्शन 66A ऐड किया गया था। अब ज़रा देखते हैं कि इस सेक्शन 66A का मतलब क्या है? क्या है ये सेक्शन 66A? देखिए, सेक्शन 66A क्या कहता है कि यदि आप किसी भी डिजिटल सिस्टम से, जस्ट लाइक मोबाइल, कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, यदि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी को कोई ऐसा मैसेज भेजते हैं जो उसके लिए एनोइंग हो, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है ना। यदि आप अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से, ठीक है, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी को अगर आप कोई भी ऐसा मैसेज भेज देते हैं जो उसके लिए एनोइंग हो, देन यू कैन बी अरेस्टेड फॉर अप टू 3 years। अब देखिए, अब ये जब ये सेक्शन 66 से ऐड किया गया तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी। जैसे कि एक घटना बताता हूँ आपको कि जब मुंबई में बाल ठाकरे, जानते होंगे नहीं आप अच्छी तरह से, जो शिवसेना के प्रमुख थे, जब बाल ठाकरे की मुंबई में मृत्यु हुई थी, है ना, और जब बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद जो है मुंबई को बंद करार दिया गया था, बंदी कर दिया गया, मुंबई में बंद कर दिया था मुंबई को। तो उस बंद को लेकर एक लड़की ने ट्वीट किया था क्या कि ये जो बाल ठाकरे की मृत्यु पे जो महाराष्ट्र को बंद किया गया है, ठीक है, ये जस्टिफिएबल नहीं है। तो ये बात जो है बाल ठाकरे के समर्थकों के लिए अनोइंग थी, क्योंकि बाल ठाकरे जो है उनके लिए सर्वे सर्वा थे, सब कुछ थे उनके लिए। अब उनकी मृत्यु हो गई तो एक दिन महाराष्ट्र बंद किया गया, तो उसने ये कर एक वैसा मैसेज कर दिया, उस मैसेज को आगे स्प्रेड भी किया गया। तो इस केस में तो इसके तहत जो सेक्शन 66A के तहत उसको अरेस्ट किया गया। एक और मामला आया था पुडुचेरी का, जब पुडुचेरी में एक बिजनेसमैन ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि एक ऐसे आदमी के पास बहुत सारा वेल्थ एक्यूमुलेट है जिसका बाप राजनीति में है। अब ये सीधे सीधे इशारा किसके तरफ था? पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम की तरफ, ठीक है। अपन सुना होगा एक केस के बारे में, आईएनएक्स मीडिया केस के बारे में, ठीक है। तो उस समय यही था कि पी चिदम्बरम के बेटे जो थे कार्तिक चिदम्बरम, उसको लेकर इस तरह का मैसेज किया गया था, ठीक है। तो उसके बेटे, तो कार्तिक चिदम्बरम के लिए ये अनोइंग मैसेज था, तो इसके बिहाफ पर उसे अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस सेक्शन 66A जब ये ऐड हुआ आईटी एक्ट 2000 में, तो दो तरह की घटनाएं जो घटी। फिर क्या होता है कि जाकर एक लेडी जो है, ठीक है, वो अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ और सुप्रीम कोर्ट से पूछती है कि क्या सेक्शन 66A हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1A को वायोलेट करता है जज साहब? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? बताइए आप। हमारा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है वो क्या कहता है? हमें राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो जब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, तो कैसे आप सेक्शन 66A के तहत, है ना, इसका वायोलेशन कर सकते हैं? और हमारा फंडामेंटल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या था, जुडिशरी भी कही कि हाँ, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। तो सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और इसे डिलीट कर दिया गया, है ना। तो सेक्शन 66A जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन
कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब समझ गए आप लोग कि हमारा जो हायरार्की सिस्टम है उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। तो कोई भी ऐसा रूल्स, नोटिफिकेशन या लॉ जारी नहीं किया जा सकता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। और स्पेशल लीगल ऑफ सैंक्टिटी का मीनिंग हमने क्या देखा कि जो भी लॉ हमारे पार्लियामेंट से पास किया जाएगा उसका एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। और यदि वो ऐसा करता है तो उसे नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। और ये काम किसका है? जुडिशरी का। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक और डेफिनेशन है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल, फेथ एंड एस्पिरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल, फेथ एंड एस्पिरेशन। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे कंट्री के जो भी लोग पीपल जो हैं, पीपल क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, इकोनॉमिकल जस्टिस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हर किसी को वोट देने का अधिकार हो, है ना, हर किसी को जॉब मिले, ये मिले। ठीक है, ये सब लोग चाहते हैं। तो ये सब जो हमारा जो एस्पिरेशन है, हमारा विश्वास है, और ये है ना, ये जो भी कुछ हम लोग चाहते हैं, फ्री इलेक्शन चाहते हैं, फ्रेटर्निटी चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना। तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो फेथ है, लोगों का जो एस्पिरेशन है, ठीक है, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल, फेथ एंड एस्पिरेशन, है ना। आप आगे जाके, ठीक है, आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आईएएस बनने का जो प्रोसीजर है वो भी कहाँ मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप किस रास्ते पे चल के आईएएस बनिएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है जीवन से लेकर मरण तक हमारे साथ होती है ना, हर कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल, फेथ एंड एस्पिरेशन क्यों है। ठीक है, अब देखिए हमारे स्टेट के क्या क्या ऑर्गन हैं। ऑर्गन ऑफ स्टेट के देखते हैं। देखिए हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन है? लेजिस्लेटिव जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी है, इसका काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इसे इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। जुडिशरी क्या करती है? पहला काम उसका क्या है? चेक करना कि जो भी लॉ पार्लियामेंट से पास हुआ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका एग्रीमेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा? नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। तो ये काम किसका है? जुडिशरी का है। और क्या जुडिशरी का काम है ना, इस कंट्री के लोगों को जस्टिस प्रदान करना, है ना, जस्टिस देना। हमारा जो जुडिशरी है वो हमारा क्या है? गार्जियन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। होता ना है, हम फैमिली में क्या करते हैं, कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? अपने गार्जियन के पास जाते हैं। तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम किसी के पास जाएंगे? अपने गार्जियन के पास जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे, जो हमें न्याय देगा। देखिए पहले क्या था ना कि जब अब ये 3 तरह के जो ऑर्गेनाइजेट हैं डिफरेंट है ना, ये आपके डेमोक्रेसी में होते हैं। कि पहले जो आपका था राजतंत्र था, ऑटोक्रेटिक था, उसमें क्या था कि ये तीनों पावर जो है, पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है, तीनों पावर, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, तीनों पहले एक राजा के हाथ में होता था। अब सोचिए इससे प्रॉब्लम क्या था? इससे प्रॉब्लम ये था कि अगर तीनों पावर एक के हाथ में रहे तो प्रॉब्लम ये हुआ ना कि वो उसका मिसयूज कर सकता है। राजा अपने मन से कोई भी लॉ बना देगा, ठीक है, किसी को कुछ भी सजा दे देगा, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंट्री में क्या किया गया है, ठीक है, 3 ऑर्गन बना दिए गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, कि कैसे ये तीनों ऑर्गन जो है एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं, और करंट समय में हमारे डेमोक्रेसी का क्या हाल है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, उसका क्या पोजीशन है हमारे करंट सिचुएशन में, वो भी हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है। तो आगे अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि हमारा 3 ऑर्गन है स्टेट का। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, जो क्या करता है, लॉ बनाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसका काम क्या है इम्प्लीमेंट करना। तीसरा क्या है, जुडिशरी, ओके। और इन तीनों ऑर्गन के बारे में, है ना, इन तीनों ऑर्गन का इन्फ्लुएंस क्या है, पावर क्या है, ये सब कुछ क्लियरली कहाँ मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आशा करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरह से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच enjoys स्पेशल लीगल sanctity. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन, ठीक है। और जो तीनों ऑर्गन है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप्स क्या क्या है, ओके। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बहुत सारा डिफाइन करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी आइदर इन रिटन और अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखेंगे हम लोग। सॉरी, आइए तो बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऑल द लॉ विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन एंड कोडिफाइड इन वेरियस पार्ट्स। लॉज आर रिटन इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट। देखिए सिंपल, देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि यदि हमारा रिटन क्या होगा, जिसमें लॉ क्या हो, रिटन में हो, ठीक है। जहाँ पर लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन फॉर्म में हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, कोडिफाइड होना चाहिए। कोडिफाइड का क्या मीनिंग है, अब देखिए कोडिफाइड का मीनिंग क्या है, जिससे आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा तो इसमें क्या है, हर चीज़ को एक अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया ना, हर का एक अलग अलग पार्ट बनाया गया है ना। हमारे सिटीजनशिप के बारे में का अलग पार्ट है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का अलग पार्ट है, फंडामेंटल राइट का अलग पार्ट है। हर को कोडिफाइड कर दिया गया है कि इसको पार्ट 1 में रखा गया है, किसी को पार्ट 2 में रखा गया है, किसी को पार्ट 3 में रखा गया है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, कोडिफाइड किया गया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, पहला चीज़ क्या है कि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, वो कोडिफाइड होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग कोडिफाइड का मतलब, ठीक है। और सब तीसरा चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे देखते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, एक सिंगल बुक में है, कोई 10 तरह का बुक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। तो 3 बातें जो हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखनी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, वो रिटन होता है, पहला चीज़। दूसरा कोडिफाइड होता है, एंड थर्ड इज़ वन सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। 3 बातें याद रखनी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है आपका, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं हो। अब सिंपल सोचो यार, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं होगा, मुरली बोल दें कि ये हमारा नियम है ना, बना दिए नियम, बोल दिए कि ये नियम होगा, कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं रखें उसका, तो क्या होगा, कब तक वो चल पाएगा, है ना। कहीं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो आएगा हमारा जो जनरेशन, वो कैसे मानेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है।
तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो है अन लिखा हुआ नहीं होता है, अनरिटन होता है ना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा था कि अनरिटन क्वेश्चन क्या लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन विच आर अनरिटन, जो लिखा हुआ नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अनरिटन क्वेश्चन क्या होता है, वो रिटन होता है, ठीक है, लेकिन कोडिफाइड नहीं होगा, कोई पार्ट डिफाइन नहीं होगा कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, कोई पार्ट डिफाइन नहीं होगा, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, ना ही वो सिंगल डॉक्यूमेंट में होगा, ना ही कोडिफाइड होगा। ठीक है, लेकिन वो लिखा रहेगा। ठीक है, और रिटन होगा। जैसे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है आपका, यूके में एंड न्यूजीलैंड में। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनेक्टेड और इवॉल्व्ड। ठीक है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे अमेरिकन वॉर के बारे में, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जो है पहले किसका कॉलोनी था, ब्रिटिश का कॉलोनी था। ठीक है, अमेरिका पहले ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो अमेरिकन की जो जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, अमेरिका की जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, सॉरी, अमेरिका पहले किसका था, ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, और इस रिवोल्ट में क्या होते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हार जाती है। ठीक है, और अमेरिका आज़ाद हो जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो जितने भी स्टेट जो उसमें ब्रिटिश के कॉलोनी बने हुए थे अमेरिका के, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक सिंगल बॉडी बनाया। ठीक है, और वही सिंगल बॉडी क्या किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, है ना, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में पास हुआ, वन सिंगल गो में। ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पर इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि सिंगल बॉडी विच हैव बीन टास्क्ड टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखे थे ना कि अमेरिका जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन राइटन किया कहाँ पर, फिलाडेल्फिया में, जब वो लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने निर्णय किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होगा, रिटन होगा, और एक बॉडी जो है इसकी जिम्मेवारी ली कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने की। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे ना क्या होता है, हमारा संविधान सभा है, ठीक है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाई है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या एक सिंगल बॉडी है ना, एक सिंगल बॉडी के पास टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने का। ओके, तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वन सिंगल बॉडी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होगा वो एक बार में, वन सिंगल गो में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में इनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यूएसए में है ना, देखिए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1787 में कंप्लीट हो गया था, और 1789 में पूरे को इनेक्ट कर दिया गया था। इंडियन में वही आपका है ना, 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक सिंगल बॉडी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करती है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा है वो एक सिंगल गो में इनेक्ट होता है, वन सिंगल गो में इनेक्ट होता है। ओके, आइए अब आते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या होता है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें कोई सिंगल बॉडी नहीं होगा इंटरेस्टेड होगा राइट करने के लिए, जैसे कि यूके में है ना, कोई सिंगल बॉडी नहीं बनाया है, फंडामेंटल राइट कोई अलग बॉडी बनाई, ड्यूटी कोई अलग बॉडी मान लो बनाई, है ना, सपोज डेट मान लो। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में कोई अलग बॉडी बनाई, और यहाँ पर भी इनेक्ट भी एक बार में नहीं हुआ है। ठीक है, कोई 18th सेंचुरी में इनेक्ट हुआ, कोई 2160 सेंचुरी में इनेक्ट हुआ, कोई 17th सेंचुरी में इनेक्ट हुआ, तो ना ही ये एक बार में इनेक्ट हुआ है।
ठीक है, और ना ही एक सिंगल बॉडी इसको प्रिपेयर की है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको प्रिपेयर होने में एक लंबा समय लगा है ना, इवॉल्व्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखिए क्या है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो देखिए जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग देख सकते ना कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देख सकते हैं आप, जैसे यूके और न्यूजीलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो क्या है आपका अनरिटन ही है। तुम कह सकते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि यूएसए और इंडिया का। ओके, और क्या था कि हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इन इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बट इन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में या इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इसमें पढ़ते हैं हम लोग ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड इसलिए सुप्रीम है। ये आप ब्रिटेन यूके में जाइएगा, ठीक है, तो यूके में क्या है, वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। मतलब वहाँ पर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास कर सकती है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करे, वायलेट करे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। जहाँ पर इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, सुप्रीमेसी होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छा कथन है, डी लोनली सेज ने क्या कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन। ये कितनी अच्छी बात की है इन्होंने, क्या कही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है कुछ भी कर सकता है। क्यों कहा इन्होंने ऐसा, इसलिए कहा क्योंकि यूके में क्या है आपका, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, बस एक चीज़ को छोड़कर, क्या, ना ही वो मैन को वुमेन बना सकती है, ना ही वुमेन को मैन बना सकती है। इस चीज़ को छोड़कर वो सारा काम कर सकती है, हर कुछ चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छा लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक और टाइप बच गया है, यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग इसे पढ़कर भी आइएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद और पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे क्लास, आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।